नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी है, उसकी विश्वसनीयता गिरी है। रंजन गोगोई, अरुण मिश्रा और बोबडे तक के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ऐसा लगा है कि वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। और जिस तरह से रंजन गोगोई या अरुण मिश्रा ने पद ग्रहण किए हैं सरकारी, उससे भी न्यायपालिका की जो छवि है वो खराब हुई है। लेकिन अभी जो वैक्सीन पॉलिसी की चीरफाड़ की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कुछ उम्मीदें जगाई है। ऐसा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से पटरी पर लौट रहा है। सवाल उठता है कि ये उम्मीद कितनी वास्तविक है और सुप्रीम कोर्ट इस राह पर अगर चलता है तो क्या मोदी सरकार उसको बर्दाश्त करेगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से काम करने देगी? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे और इससे जुड़े और भी कुछ सवाल हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे जी, जाने माने वकील हैं। आपका स्वागत है दवे साहब इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल ये है, बहुत ही सीधा सा, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी भूमिका निभाई है वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा जिस तरह से उसको भूमिका निभानी चाहिए निभा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितनी सख्ती से इसको करना चाहिए था काम को और जितनी जल्दी करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, कोर्ट की भूमिका कैसी रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का महत्व हमारे बंधारण में अभूतपूर्व है और पूरी न्याय प्रणाली का और उनका रोल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फादर्स जो थे अंबेडकर साहब और उनके जो कलीग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के लिए एक अलग सा रोल तय किया है और उस रोल को निभाने में सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। तो ये पहली बार नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा हो रहा है कि राजकीय दबाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नागरिकों के हित में डिसाइड नहीं कर रही है। 1975 में जब इमरजेंसी थी तब एक बहुत ही फेमस केस एडीएम जबलपुर का केस जो माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में, जिसमें चंद्रचूड़ साहब सीनियर और जस्टिस भगवती जैसे बहुत ही बाहोश जजिस थे, उन्होंने भी उस वक्त नागरिकों का साथ नहीं दिया और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में। वो एक काला दिन था पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी जुडिशरी के लिए, और आज तक उसको कोई समझ नहीं पाया है, उसको कोई माफ नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूं कि और जस्टिस चंद्रचूड़ जूनियर जो अभी हैं, उनके चंद्रचूड़ साहब के बेटे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है आज के दिन, उन्होंने तो अपने एक जजमेंट में उस जजमेंट के बारे में काफी लिखा है और देश को समझाने की प्रयत्न किया है कि वो जजमेंट गलत था। तो बहुत ही एक अच्छी सराहना की यह बात है। या हाँ, पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजकीय दबाव में काम नहीं किया है, जरूर किया है, पर 2014 से जो सुप्रीम कोर्ट का परफॉर्मेंस रहा है वो एक जरूर टू से द लीस्ट दुख की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त अपेक्षा है। आज लोगों की जान और माल की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो जुडिशरी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें कोई चूक कर जाती है तो पूरी जुडिशरी हिंदुस्तान में उसको फॉलो करती है और जजिस चूक जाते हैं, क्योंकि जजिस सब फिर डर जाते हैं, एक डर सा माहौल हो जाता है कि जजिस को टारगेट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस सरकार ने जजिस को टारगेट किया है। जस्टिस जयंत पटेल जो गुजरात के जज थे, कर्नाटक में गए और चीफ जस्टिस कर्नाटक में बनने वाले थे, तो उसी समय पर उनकी ट्रांसफर इलाहाबाद में नंबर 6 जज में की गई। जस्टिस अखिल कुरैशी जो कि एक बहुत ही उम्दा जज हैं, गुजरात से उनको बम्बई ले आ गया और उनको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे थे कोई, और फिर अल्टीमेटली बना के उनको त्रिपुरा भेजा गया है जो एक बहुत छोटी हाई कोर्ट है। वो उनका इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है कमर्शियल वगैरह केसेस में कि उनको कोई अच्छी हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। ऐसा बार बार होता है
और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 2014 से अपना जो दायित्व था वो दायित्व नहीं संभाला है उसको। और तो ये 2014 से सक्सेसिव चीफ जस्टिस जैसे चीफ जस्टिस खेर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस गोगोई और चीफ जस्टिस बोबडे, चारों चीफ जस्टिस ने मैं समझता हूं कि इतनी हिम्मत दिखाने की जगह इतनी कायरता दिखाई कि पूरा उन्होंने अपनी सत्ता, चीफ जस्टिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस और एलोकेट मैटर्स, क्योंकि रोस्टर का मास्टर तो चीफ जस्टिस है, उसमें उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखाई, बहुत ही सब्जेक्टिविटी दिखाई। और उसके दवे साहब इस पर हम लौटते हैं, दवे साहब इस पर लौटते हैं, थोड़ा सा मैं वैक्सीन पॉलिसी पर, जी प्लीज कंप्लीट करिए। मैं थोड़ा पहले चितार लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि लोगों को समझ आनी चाहिए। वैक्सीन पॉलिसी इज अ नैरो इशू, ये लार्जर इशू है कि भाई 2014 से ये क्यों हो रहा है। तो आज जुडिशरी जो 2014 से हमारी नजर में एक वीक इंस्टीट्यूशन बन गई है, उसका कारण बहुत ही जबरदस्त कारण रहा चीफ जस्टिस का रोल, और उस रोल में ये चारों चीफ जस्टिस फेल हो गए। तो उसमें एक अब नए चीफ जस्टिस रमन्ना साहब आए, उनसे अपेक्षा है, उन्होंने अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से जैसे वैक्सीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रुख दिखाया है, सरकार को एक मैसेज मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बार सरकार से कॉन्फ्रंटेशन करना चाहती है, सरकार की गलत पॉलिसी है वैक्सीनेशन की, आर्बिट्ररी पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको आर्बिट्ररी बताया अपने हियरिंग्स में, और सरकार अल्टीमेटली क्यों ले गई और उस पॉलिसी को सरकार ने बदल ले, पर सरकार को उन्होंने कंपेल कर दिया। तो एक बहुत ही वेलकम मूव है मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं कि परहैप्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर द कंट्री एंड फॉर इंडियाज जुडिशरी। जी, तो दवे साहब इसमें इस पूरी सुनवाई के दौरान जो सरकार का व्यवहार था वो भी उसके बारे में कोर्ट ने बहुत ज्यादा उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। जैसे उसने अपने एफिडेविट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह की टिप्पणियां की कि ये आपका काम नहीं है, पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम, आप इसमें दखल मत दो, वगैरह वगैरह। तो इस मामले में क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और सख्त रवैया अपनाना चाहिए था? ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी पॉलिसी की चीरफाड़ की और बार बार नेल किया गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से आज सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। देखिए, बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के सिवा जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट भी थे। उन्होंने भी काफी अपना मंतव्य व्यक्त किया। उन्होंने भी बहुत ही बैलेंस्ड और एक क्रिटिकल अप्रोच लिया पॉलिसी की तरफ। उन्होंने लोगों के बारे में बार बार सरकार को जताया कि भाई ये पॉलिसी लोगों के खिलाफ है, लोगों के हित में नहीं है। तो मैं तो तीनों जजेस को खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनसे देश ऑन बिहाफ ऑफ पूरे 1 बिलियन प्लस सिटीजन्स, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एटलीस्ट इस केस में कुछ किया। आपका कहना बहुत सही है। देखिए, सरकार की एफिडेविट और सरकार का ये जो एटीट्यूड है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें के लिए सुप्रीम कोर्ट जवाबदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थिति अपने लिए पैदा कर दी है कि जहां सरकार सुप्रीम कोर्ट को इट इज टेकिंग कोर्ट फॉर ग्रांटेड। तो ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सत्ता है, इंक्लूडिंग रिमाइंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इट्स पोजीशन, सरकार को अपनी हद बता देनी चाहिए, अपनी सरहद बता देनी चाहिए, और सरकार को बोलना चाहिए कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर आप नहीं आ सकते। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है कि पॉलिसी में आप इंटरफियर नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर सरकार को बोल सकता है कि ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये पॉलिसी राइट टू लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, और हम इसमें जरूर इंटरफियर करेंगे। आप इसमें हमें रोक नहीं सकते, और हम करना चाहते हैं। ये अगर 1-2 बार अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट 5-10 केसेस में बता देगी, तब सरकार थोड़ी बैकफुट पर आएगी। आज का दिन क्या हो गया है कि सरकार और सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट को दे हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड,
और ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जुडिशरी की स्टेटस ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर एग्जीक्यूटिव की कोई कर सकता है, पार्लियामेंट की कोई कर सकता है, तो खाली जुडिशरी कर सकती है। तो जुडिशरी को ये अपना जो पावर है, अपनी जो सत्ता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर सरकार और पार्लियामेंट दोनों को बता देनी चाहिए कि इनफ इज इनफ, वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर। जी, तो दवे साहब, जितना सुप्रीम कोर्ट असर्ट करेगा उतना ही सरकार को समझ में आएगा कि उसकी लिमिटेशन क्या है, और वो सुप्रीम कोर्ट को उसके हिसाब से इज्जत देनी शुरू करेगी। तो ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट असर्ट करे, बार बार असर्ट करे। एकदम सही बात है, क्योंकि रिस्पेक्ट कैन ओनली बी कमांडेड, इट कैन नेवर बी डिमांडेड। और सुप्रीम कोर्ट को इस रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए अब आज मैं देख रहा हूं कि 2014 से हर एक पॉलिटिकली सेंसिटिव केस सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्टों ने बकायदा सरकार के फेवर में डिसाइड किया है। और मेनी ऑफ दिस डिसीजन आई कैन से क्रिटिकली, इफ दे आर एग्जामिन्ड क्रिटिकली, दिस डिसीजंस, ये सब जो जजमेंट आए हैं उसमें बहुत सारे जजमेंट हैं जो जजमेंट लीगली दे कैन नॉट विथस्टैंड द स्क्रूटिनी। तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पूरी, हाई कोर्टों को भी इतनी सत्ता है, हाई कोर्ट का भी इतना ही रोल है जितना सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट दोनों को प्रोटेक्शन कर सकता है। तो हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट हिंदुस्तान में जो है, उनका भी यह दायित्व बनता है कि वो बंधारण की सेवा करे, बंधारण की रक्षा करे, नागरिकों के हित की रक्षा करे, नागरिकों के मूलभूत हक है उनकी रक्षा करे। तो उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब आज के दिन सरकार के खिलाफ एक मैं नहीं कहता हूं कि अनरीजनेबल स्टैंड ले, नहीं, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टैंड लेना है, भले सरकार को लगे सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, पायस ड्यूटी मैं तो कहूंगा। तो वो अगर परफॉर्म करे तो सरकार को मैसेज मिल जाएगा कि अब हम ये इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी, कहा जा रहा है कि ये एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की जिसने इस तरह का रुख लिया है, चंद्रचूड़ उसके प्रमुख हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये बेंच जिस तरह के फैसले सुना रही है, जिस तरह की सुनवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस भी, दूसरे बेंच भी इस तरह से काम करें। इसलिए ये राय बनाना ठीक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। देखिए, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत जजेस हैं, बहुत ही अच्छे जजेस हैं, बहुत ही काबिल जजेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन जरूर कुछ अच्छा कर सकता है। और मैं जरूर, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट जरूर बहुत ही कुछ अच्छा करेगा नागरिकों की रक्षा के लिए, उनकी राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। पर लॉट डिपेंड्स, एज आई सेड, ऑन द चीफ जस्टिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और लोकेशन ऑफ मैटर्स वो एक चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है, और उसको जिस हिसाब से खेहर साहब ने, दीपक मिश्रा साहब ने, गोगोई साहब ने और बोबड़े साहब ने अब्यूज किया है, मिसयूज नहीं, अब्यूज किया है, कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। जैसे कि एक ही उद्योग गृह के फेवर में जस्टिस मिश्रा की बेंच के सामने 8-9 केसेस लगाए गए, हर एक केस में उस उद्योग गृह के फेवर में जजमेंट आए, उनको लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। तो ये सब मैं कहता हूं कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक ही जज की बेंच के पास कोई एक पर्टिकुलर उद्योग गृह की मैटर जाए। ऐसे बहुत सारे, हर एक केस आप देखिए 2014 से पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस एक चुनी हुई बेंचेस के सामने रखे गए। वो एक बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूं कि एक काला धब्बा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसको करेक्ट करने के लिए जरूर मुझे आशा है, जब चीफ जस्टिस रमन्ना ने सौगंध विधि लिया, उसी दिन मेरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, जिसमें मैंने लिखा था कि चीफ जस्टिस रमन्ना के ऊपर जबरदस्त अब प्रेशर है कि वो ये जो नीति है उसको बदले, इस नीति को हटा दे कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स कोई थोड़ी सी बेंच, सिलेक्ट बेंचेस को भेजी जाएगी, और अच्छी तरह से अपने सभी जजेस को, क्योंकि सभी जजेस काबिल है, सभी जजेस को हक है हर एक मैटर सुनने का। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ जजेस अगर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करे और उसमें मैटर जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है आज के दिन ऐसा हो रहा है। और अगर ये ज्यादा हुआ तो उससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत फायदा होगा, न्याय प्रणाली को फायदा होगा,
न्याय प्रणाली का जो लोगों में एक सम्मान नहीं, एक प्रेम है लोगों को जुडिशरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो एक प्रेम फिर से वापस आ जाएगा। कुछ लोग इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में भी देख रहे हैं, जैसे जिस तरह से वैक्सीन पॉलिसी को एग्जामिन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कह रहे हैं कि ये तो जुडिशरी ओवर रीच कर रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, कोई ओवर रीच नहीं कर रही है। देखिए, लाखों लोग मर गए हैं, इसका कोई सही आंकड़ा तो हमारे पास आने वाला नहीं है, पर आप 3-4 लाख जो सरकार बता रही है वो तो आंकड़ा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ना देश में ना विदेश में। तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग लाखों की तादाद में मर गए हैं। अब क्यों मर जाने चाहिए थे? अगर हमको पता था पिछले साल कि भाई सेकंड फेज आने वाला है, हमने खुद देखा कि यूरोप में और अमेरिका में सेकंड फेज आया और उससे हजारों और लाखों लोग मर गए, ब्राजील में लाखों लोग मर गए। तो हमारी सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल जिम्मेवारी बैठती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी के ठोस कदम उठाए सरकार उस पिछले साल, ताकि सेकंड फेज के सामना करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इंडस्ट्री, सब लोग तैयार हो जाते और लोगों जितने हो सके उतने लोगों की जान बचा सकते थे। आज देखिए, खाली मरने का आंकड़ा ना लीजिए, जिस तरह से लोगों ने सफर किया है, आम आदमी ने, करोड़ों की तादाद में लोगों को कोरोना हुआ है और उन लोगों को ट्रीटमेंट में अबजों रुपया खर्च हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो खर्च किए हैं, उन्होंने पैसा अपने पास नहीं था, उन्होंने लोगों से बोरो करके, सूद पर बोरो करके अपने स्वजनों की ट्रीटमेंट की है। वो लोग पूरे डेट में डूब गए हैं, नौकरियां हैं नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। तो इसे ऐसे माहौल में अगर सरकार चूक गई अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी सही बनाने में, तो सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता था? तो इसमें इसको एक्टिविज्म जरूर नहीं बता सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट निभा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल निभानी थी। सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी प्रशांत भूषण जी के एनजीओ ने, मैंने खुद आर्ग्यू की थी, उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट को बहुत प्रार्थना की थी कि आप सरकार को डायरेक्ट करिए कि भाई एक कोविड को लड़ने के लिए, एक कोविड की चैलेंज को लड़ने के लिए ठोस एक नेशनल डिजास्टर प्लान बनाए, उसमें ये हर एक पासों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता। वैक्सीन के साथ भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी है, रेमडेसिविर अवेलेबिलिटी है, हर एक चीज को उसमें समझा जा सकता था। सरकार अच्छी तरह कर सकती थी। सरकार ने उस दिन बोला कि हमारे पास पॉलिसी है, जो कि हालांकि कोई पॉलिसी नहीं थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत बोला और सुप्रीम कोर्ट मान गई। सिलेक्ट बेंच के सामने वो केस भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट मान गई। वो बहुत दर्दनीय डिसीजन है, एकदम गलत डिसीजन है और उससे देश के लाखों करोड़ों अबजों लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये क्या है कि उस ऐसे फेलियर के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट आज सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ बोलती है, तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की सत्ता है और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्लिगेशन है। जी दवे साहब, आपको लगता है कि वैक्सीन के पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया, उसने सरकार पर प्रेशर बनाया, उसने अपना फैसला बदला, लेकिन इसको भी उसने अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर लिया। अब वो मसीहा की छवि के साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन देंगे, जबकि वो खुद पीछे हट गए थे, उन्होंने राज्य सरकारों पर डाल दिया था। तो कोर्ट के फैसलों का राजनीतिक इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये भी देखने की बात। नहीं, देखिए, राजनीति तो सबका जन्मसिद्ध हक है और राजनीति करके लोगों को गुमराह करना भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है। तो इसमें देखिए, जब तक देश में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी लोगों में, तब तक ये चलता रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने अपने एक इंटरव्यू में करण थापर के साथ पिछले शनिवार को ही बताया कि बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि हम हर एक नागरिक को फ्री वैक्सीन देंगे। अगर ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था, बीजेपी और नीतीश कुमार का कॉमन मैनिफेस्टो, तो उस मैनिफेस्टो को लेकर ही आज सरकार को पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन दे देना चाहिए था। उसमें किसी को सरकार को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं थी।
अगर मोदी जी ने किया है तो एक बहुत अच्छा कदम है, इसको सराहना करनी चाहिए। पर जरूर है कि ये बात जरूर है कि मोदी जी ने ये अपने दिल से नहीं किया है। मोदी जी को पूरे देश ने घेर लिया है, पूरे ऑपोजिशन ने घेर लिया है, पूरे लोगों ने घेर लिया है, जो जागरूक लोग हैं उन्होंने घेर लिया है। जैसे मैंने भी बार बार अपने इंटरव्यूज में कमल अपने करण थापर के साथ, फे डिसोजा के साथ, आपके माध्यम से भी नीलू व्यास जी के थ्रू, और ब्लंटली स्पीकिंग ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बार बार सरकार पर प्रेशर डाला है। ऐसे बहुत लोगों ने प्रेशर डाला है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने प्रेशर डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव तो अंत में आया, पर ये प्रेशर कब का बिल्ड हो रहा था। और ये तो प्रेशर कुकर जैसा होता है, जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो वो विसल बच गई और उन्होंने फिर तय कर लिया कि नहीं अब हम वो करेंगे। जी दवे साहब, कई ऐसे मामले हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद रखी हैं। भीमा कोरेगांव में 16 लोग 2-2.5 साल से बंद हैं। आप देखिए कि असम में अखिल गोगोई को बेमतलब में 1-1.5 साल से बंद करके रखा हुआ है। सिद्दीक कप्पन का मामला उत्तर प्रदेश का है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी है। कश्मीर का मामला है, धारा 370 का मामला है, इलेक्शन बॉन्ड का मामला, एक फहरिस्त है पूरी। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों की सुनवाई शुरू करे? बहुत सारे ठंडे बस्ते में डाल रखे उसने केसेस। देखिए, सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई जेन्युइन कंप्लेंट है आज के दिन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब समय अच्छा हुआ, जब पूरी सरकार और पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पूरी फैक्ट्रियां चलने लगी 100% अटेंडेंस के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग को रीस्टार्ट नहीं किया। मैं प्रमुख था पिछले साल, तब मैंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि आप फिजिकल हियरिंग स्टार्ट करें, और एक आध बार उन्होंने चेष्टा भी की हाफ हार्टेड, तब वकीलों का सहकार हमें नहीं मिला। वो भी एक दुख की बात है। तो एक तो ये कि कोई कारण सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फिजिकल हियरिंग रीस्टार्ट करना नहीं चाहते हैं। बोबड़े साहब को तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं इंस्टीट्यूशन को रीस्टार्ट करने में, और क्योंकि उसमें ज्यादा काम करना पड़ता उनको भी, तो वो एक बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्चुअल हियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रखा है वीडियो का, जो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर से लिया है, वो एक थर्ड रेट सिस्टम है और उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। जब मैं प्रमुख था तब हमने एक कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट्स की, वकीलों की, और हमने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टाटा कंसल्टेंसी जैसी जबरदस्त कंपनियों के साथ सलाह मशवरा किया। उन्होंने हमें जबरदस्त एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दिया जो हमने जजिस के साथ शेयर किया। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खानविलकर 2 कमेटी के चेयरमैन है, कंप्यूटर और ई कमेटी के, उनसे भी शेयर किया, चीफ जस्टिस से भी शेयर किया, बट उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। एक बहुत ही दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कारण से, चाहे सरकार का दबाव है या सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, तो वो कारण से ना तो फिजिकल हियरिंग स्टार्ट करना चाहता है, ना अच्छा वर्चुअल सिस्टम बिठाना चाहता है। उसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट भले ही अपने आप को अपने पीठ पर ठोके और बोले कि हमने इतने सारे केस किए कोविड में, फलाना ढिकना, बट आई कैन टेल यू कि ये बहुत कम केसेस उन्होंने सुने, और जो जिस हिसाब से हियरिंग हो रहे हैं वो हाईली अनसेटिस्फैक्टरी है, और सिलेक्टिव केसेस ही सुने जाते हैं। क्योंकि आज के दिन तो थोड़ा सिस्टम, अभी पिछले 15 दिन से 1 महीने से सिस्टम बेटर हुआ है, जब से चीफ जस्टिस रमना आए और थोड़ा बहुत मेंशनिंग के लिए परमिशन दी गई है, जब वकील लोग अपने क्लाइंट के बेल वगैरह के लिए और इंपॉर्टेंट केसेस के लिए मेंशन कर सकते हैं। पर जब तक बोबड़े साहब थे तब तक तो ये परमिटेड ही नहीं था। तो ये पूरा माहौल जो क्रिएट किया गया, मैं क्या समझता हूं कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था, और उसके कारण पूरी जुडिशरी हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं हर एक हाई कोर्ट, और हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ देखता है। तो ये इनको बैठकर तय करना चाहिए कि भाई बाय टेकिंग स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स फिजिकल हियरिंग रीस्टार्ट करना चाहिए, और अच्छा वर्चुअल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रोज के जैसे रेगुलर कोर्ट बैठती थी जब 1.5 साल पहले, ऐसी रेगुलर कोर्ट बैठे और रेगुलर केसेस को फिक्स किया जाए और उनकी सुनवाई की जाए। जी, लेकिन दवे साहब, जो मैंने अभी
केसेस की बात की थी, धारा 370, इलेक्शन बॉन्ड, सेडिशन के मामले हैं, या जो भीमा कोरेगांव वगैरह, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनसे बच रहा है? क्योंकि अगर ये मामले वो लेगा तो हो सकता है सरकार से उसका टकराव हो जाए। नहीं, ये सब केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, नागरिकों के मूलभूत हक के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज के हिसाब से, और उनको लेना चाहिए। जैसे चैलेंज टू सीएए है, जैसे चैलेंज टू 370 स्क्रैपिंग है, ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे लव जिहाद फॉर एग्जांपल। अभी एक ऐसा कानून है जो एक डेमोक्रेसी पर ब्लॉट है। लोग पूरे वर्ल्ड में हंसते होंगे हमारे पर ऐसा कानून पर। अब ये कानून को आप तरह तरह की वेकेशन में टाटा और मिस्त्री की फाइट जैसी बोगस मैटर, जिसको कभी कोविड में सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी मैटर लेकर आप हफ्तों तक सुन सकते हो। तो आप ये मैटर्स जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है, आज कितने लोग जेल में है लव जिहाद के कानून के कारण, जो मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल कानून है। तो ऐसी बहुत सारी केसेस, आपकी बात सही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस है, बहुत सारे सेंसिटिव केसेस है जिसकी सरकार सुनवाई नहीं चाहेगी। तो ये सब केसेस जो हैं, तो वो सब केसेस को सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी फिक्स करके सुनवाई करनी चाहिए, और जितनी अच्छी तरह से सुनवाई कर सके उतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्याय प्रणाली के लिए। और न्याय अल्टीमेटली हु इज द विक्टिम इन ऑल दिस? जस्टिस इज द विक्टिम। क्योंकि न्याय नहीं हो रहा है, सिलेक्टिवली न्याय होना न्याय नहीं है। वैसे भी जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड इन दिस कंट्री, दैट हैज बीन प्रूव्ड पिछले 75 साल में। पर ये पिछले 1.5 साल में तो और खराब स्थिति हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज को चीफ जस्टिस क्वेश्चन ये है दवे साहब, क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पाइन दिखाएगा, सरकार से टकराने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि ये एक वैक्सीन का मामला तो चलिए इतना प्रेशर बन गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हिम्मत दिखा दी, बाकी मामलों में सरकार से उसे टकराना पड़ेगा, ये हिम्मत दिखा पाएगा वो? नहीं, देखिए, मैं जैसे ये बंगाल के एमएलएज और मिनिस्टर की अरेस्ट में जब हाईकोर्ट ने रात को बैठ के स्टे दे दिया, जो एकदम गलत करना था। अब इन चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऐसी रात को सिटिंग करके बेल ऑर्डर को स्टे कर दे, वो तो एक बहुत ही शॉकिंग ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आई 5 जज की खंडपीठ के ऑर्डर के खिलाफ और इंटरिम बेल के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस दिए। जस्टिस आई थिंक जस्टिस गवाई और जस्टिस शरण साहब की बेंच थी, शरण साहब प्रिजाइडिंग जज थे, और जस्टिस गवाई ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि भाई वैकेशन बेंच का काम लोगों की लिबर्टी प्रोटेक्ट करना है, लोगों की लिबर्टी ले लेना नहीं है। तो ये एक बहुत ही उम्दा मैसेज गया मेरे ख्याल से, बहुत ही उम्दा मैसेज सभी हाईकोर्टों को और सभी सबऑर्डिनेट कोर्टों को, कि भाई अपना सत्ता को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए राजकीय कारण के लिए। और ये कभी कभी जजेस भावुक हो जाते हैं कि हमारे ये काम करने से जो सरकार है ऑफ द डे वो खुश हो जाएगी। तो ये सब अच्छा नहीं है। हर एक जज को समझना चाहिए कि जस्टिस गोगोई को अगर रिवॉर्ड मिला है तो वो रिवॉर्ड जज के लिए अच्छा नहीं है, जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है। वो रिवॉर्ड एक नागरिकों के खिलाफ, आज हर एक नागरिक के, मैं तो समझता हूँ, मैं तो आम लोगों से भी बहुत बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किए बिना पूछता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि ये शर्म की बात है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा की ऐसी मेंबरशिप ले लेता है। तो पहले भी हुआ है, पहले मोदी सरकार ने सदाशिवम साहब को गवर्नर बना दिया था केरला का, एकदम गलत चीज। तो और उसके पहले भी बहुत हुआ है, कांग्रेस सरकारों ने भी बहुत लोगों को, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा के मेंबर बनाए थे। तो ये सब अनफॉर्चुनेटली जब तक जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तब तक ये सब प्रॉब्लम चलती है। और जुडिशरी कब रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? जब जुडिशरी इज ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज्ड, जुडिशरी इज कॉन्स्टेंटली केप्ट अंडर वॉच, तब जुडिशरी चेंज हो सकती है। अब तक तो क्या लगता था जुडिशरी को कि बस हम जो भी कुछ करें हम सही है और हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई थी, उसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। एक आखिरी सवाल है दवे साहब कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां होनी है, कॉलेजियम ने लिस्ट दे रखी है, रिटरेट किया है कि कम से कम इन 10 जजों की नियुक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन पर बैठी हुई है। जाहिर है कि वो
उसमें देख रही होगी कि उनके अपने आदमी है या नहीं है। तो ये जो गुत्थी है वो कैसे सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट? जस्टिस रमन्ना कैसे इसको ठीक कर पाएंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 1992 का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत क्लियर किया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम अगर कोई रिकमेंडेशन भेजता है तो सरकार उसमें अगर कोई आपत्ति है सरकार को, तो सरकार वो आपत्ति के रीजंस बताए और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को वापस भेजे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम उसको फिर से अपना एग्जामिन करके लगता है कि नहीं हमारा ओरिजिनल रिकमेंडेशन सही था, तो उसको वापस भेजता है, रीआइटरेट करता है। अब कानून यह है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट कर दिया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उससे मुकर्रर नहीं हो सकती है। तो अगर ये सरकार मुकर्रर हो रही है, हालांकि बहुत सारे केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट का एक दायित्व बनता है कि ये मैटर को एक 5 या 7 या 9 जजेस की खंडपीठ बिठा के उसमें सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस सरकार को इश्यू करे, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस निकाले और अपॉइंटमेंट सीधी करने के आदेश दे दे। उसमें कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 48 घंटे की नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑन दी जुडिशियल साइड ये ऑर्डर्स कर देने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भले ही सुप्रीम कोर्ट बैठी रहे, ये सीधा कन्फ्रंटेशन हो जाएगा सरकार के साथ, सीधी लड़ाई हो जाएगी। इसमें कन्फ्रंटेशन का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है इतने साल पहले वो बाइंडिंग है, वो लॉ ऑफ द लैंड है अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ना सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर सकती है ना सरकार इग्नोर कर सकती है। तो अगर ये स्थिति है तो इसमें सरकार को बोलना, एक ऑर्डर इशू करना, मैंडेमस इशू करना कि ये जजेस को आप अपॉइंट कर दीजिए 24 घंटे में, उसमें कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है और इतना सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। नहीं तो क्या फायदा था एनजीएससी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का? आपने एनजीएससी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपने सत्ता अपने पास ले ली है तो सत्ता का सही तरह से अमल करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, सरकार को सही रास्ता दिखाना चाहिए और उस रास्ते को दिखाने में कोई सख्त कदम उठाने पड़े, सख्त ऑर्डर पास करने पड़े, जुडिशियल ऑर्डर्स, तो उसमें कोई मैं ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं उसमें कोई कॉन्फ्रंटेशन होगा। जी, तो उम्मीद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें पूरा देश कर रहा है, जो उसका पतन देखा है देश ने, और अब उसे लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए तैयार है, शायद वो हिम्मत दिखाएगा सरकार से टकराने की। तो ऐसा आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल में देखने को मिलेगा और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सुनवाई शुरू होगी और फैसले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दवे साहब, हमसे बहुत ही बेबाकी के साथ बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही साफगोई से आपने बात की। मैं तो अंत में ऐसा ही इतना ही कह सकता हूं कि मैं आई होप एंड प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ये सब करे ताकि लोगों को लगे कि सुप्रीम कोर्ट इज ट्रूली सुप्रीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।